इस वीडियो में हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक पार्ट था। लास्ट वीडियो में हम लोग वीवीटी को एक्सप्लेन किए थे। अब देखिए वीवीटी में कुछ मतलब लिमिटेशंस था कि वीवीटी के बारे में हमको बॉन्ड का विजुअलाइजेशन तो हो रहा था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा बन रहा है, बॉन्ड कैसा बन रहा है, ये हो रहा था। मतलब अगर बीवीटी की बात करें तो हमें ये इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ का दे रहा था, बॉन्ड फॉर्मेशन का दे रहा था। किसका? बॉन्ड फॉर्मेशन का। लेकिन ये कलर नहीं बता पा रहा था कॉम्प्लेक्स का, और ना ही मैग्नेटिक मोमेंट निकाल पा रहे थे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है हम लोग को यही प्रॉपर्टी बताएगा। ये क्या है? ये कलर के बारे में, इससे हम लोग जानेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। और किसके बारे में? मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे और कुछ जो प्रॉपर्टी है हम लोग समझेंगे। मतलब कह सकते हैं कि बीवीटी का जो लिमिटेशंस था उन पे हम लोग वर्क करके ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का अगर हम लोग पहला लाइन बोले तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो थ्योरी है ये बेस्ड ऑन एजम्पशन। किस पे? अजम्पशन। किस पे? दैट प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्या है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड लिगेंड्स। ठीक है, आयन और लिगेंड्स के बीच के अट्रैक्शन के पे ही ये बेस्ड है। ठीक है, अट्रैक्शन पे ही ये भी बेस्ड है। लिगेंड्स है आपका, वो क्या है? पॉइंट चार्ज। हम लोग क्या यहां कंसीडर करेंगे? लिगेंड्स कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज के रूप में हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स, अगर हम लोग बात करें इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स, क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स ऑल डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आर डीजेनरेटेड। ठीक है, आर ठीक है डीजेनरेटेड। बट मतलब बट यहां लिखे हैं द एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स बट द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स ऑल डी ऑर्बिटल। ठीक है, क्या कर सकते हैं? प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स डीजेनरेसी। आपका क्या है? डीजेनरेसी इज ब्रोकन। ठीक है, डीजेनरेसी इज ब्रोकन। देखिए थ्योरी समझ में, ये थ्योरी है, एक बार दो बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अभी जब एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं वो समझ में आएगा। ठीक है, और जब लिगेंड्स नहीं है तो आपका डीजेनरेसी है, अगर लिगेंड्स है तो डीजेनरेसी आपका क्या है? ब्रोकन कर जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ब्रोकन हो जा रहा है। अब ये जो ब्रोकन हो रहा है आपका, स्प्लिट कर रहा है, डीजेनरेट, जो डी ऑर्बिटल्स है वो जो डीजेनरेट कर रहा है वो कितने पार्ट में? दो पार्ट में। कैसे डीजेनरेट कर रहा है अभी लिखते हैं इसको। ठीक है, आप लिख सकते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल इनटू पहला। ठीक है, स्प्लिट कर गया, टूट गया। आपका ईजी लिखा जाता है, और ईजी में जो है आपका कौन सा ऑर्बिटल? देखिए डी और डी सब सेल का टोटल 5 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स? 5 ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से आपका टूटता है। और यहाँ पे T2G, टी कहीं कहीं T2 और E का यूज करता है, T2G EG भी आप यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं बुक में रहता है DXY DYZ और आपका DZX।
5 ऑर्बिटल है आपका। अगर डी सब शेल की बात करें तो उसके कितने ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। इसी पांचों में से आपका क्या है, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। वहाँ चैप्टर 2 में 11th में पढ़ते थे कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होता है क्या होता है, 0 होता है। चलिए वहाँ का बात था तो यहाँ पे आ गया तो हम लोग उगा सकते हैं। हमारा 2 पार्ट में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। कैसे स्प्लिट हो गया, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ये आपका 5 ऑर्बिटल, ठीक है, और ये क्या हो गया, डीजेनरेट करके आपका कितने हो गए, 3। एक साइड आपका 3 ऑर्बिटल और एक साइड आपका 2 ऑर्बिटल। आप कहेंगे सर तो 3 नीचे काहे करेंगे, 3 ऊपर कर देते हैं। ठीक है, आप 3 क्या कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए। तो ये जो यहाँ पे नीचे बनाते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है 1 2 3, ये आपका 1 2 और 3 और ये आपका 2, ठीक है। तब है यहाँ पे कि ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, लेकिन ये कब कब होगा ये जानना है, ठीक है। ये कब कब होगा ये जानना है। अगर ऑक्टाहेड्रल्स की बात करें तो ये होगा, अगर टेट्राहेड्रल्स की बात करें तब ये लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आया। मतलब ये जो 2 है वो क्या है आपका ईजी है और ये क्या है T2G है। तो इसके केस में जो T2G रहेगा वो ऊपर चलाएगा और ईजी क्या रहेगा आपका नीचे रहेगा टेट्राहेड्रल में। समझ में आया। तब है हम लोग जब इसका एग्जाम्पल करेंगे तो कुछ और समझेंगे। अब यहीं पे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जिस तरह से बुक में समझाया है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे जो है आपका जो पांचों ऑर्बिटल है तो यहाँ पे पांचों का एनर्जी क्या है आपका सेम है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, हम लोग पढ़ते भी थे डी जेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, इन अ स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, ठीक है। कोई दिक्कत। और ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, वही आपको 2 भाग में स्प्लिट कर गए। तो यहाँ पे इसका जो एनर्जी है ये कहते हैं डेटम लाइन, ये क्या कहते हैं डेटम लाइन। डेटम लाइन के ऊपर कहिएगा तो पॉजिटिव वैल्यू और नीचे कहिएगा तो आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू। कोई दिक्कत, ठीक है। और ये है आपका डेल्टा नॉट 0, क्या है आपका डेल्टा नॉट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एनर्जी है क्रिस्टल फील्ड, ये जो है आपका ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, ठीक है। ये जो डेल्टा नॉट है ये रिप्रेजेंटेशन है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, ठीक है। डेल्टा नॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, तब है कि आपका जो स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ऊपर में जो है ये दिया है ये +3 कितना है 5 डेल्टा नॉट, +3 कितना है 5 डेल्टा नॉट। और जो नीचे में है वो यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी है वो है आपको हम इधर लिख दे रहे हैं ये -2/5 आपका ये डेल्टा नॉट। ये स्प्लिटिंग एनर्जी, ये प्लस साइन ये बता रहा है कि आपका ऊपर जा रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि ये नीचे है डेटम लाइन से। अगर यही हम लोग टेट्राहेड्रल की बात करें, देखिए ये किसकी बात कर रहे थे हम लोग, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे थे। तो ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो किसका है, ऑक्टाहेड्रल का, ठीक है। किसका है, अच्छा यहाँ लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। अगर यही हम बात करें किसका, टेट्राहेड्रल का, तो ध्यान दीजिएगा अगर यही हम लोग टेट्राहेड्रल की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये सब सटा सटा रहेगा और यहाँ पे आपका ऊपर में आ जाएगा 3 और नीचे में आपका क्या आ जाएगा आपका 2, ठीक है। ये हो गया आपका डेटम लाइन। तब जस्ट उल्टा कर दीजिए तो ये जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगा +2 क्या हो जाएगा 5 और ये जो एनर्जी है वो ये क्या हो जाएगा -3/5 आपका T। कोई दिक्कत। और तब यहाँ से ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी और टेट्राहेड्रल अगर स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करें तो इनमें एक रिलेशन मिलता है। क्या मिलता है, एक रिलेशन मिलता है कि डेल्टा T टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल टू 4/9 ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, 4/9 ऑक्टा। अब बहुत बार इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आया है
कि आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल लिखना है तो टेट्राहेड्रल के लिए आपका क्या हो गया, ये पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में हम लोग इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, टेट्राहेड्रल में हम लोग इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल के लिए है और आपका ये किसका है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ऑक्टाहेड्रल मतलब आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा या तो sp3d2 होगा या आपका d2sp3 होगा। टेट्राहेड्रल जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है आपका या तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होगा या dsp2 होगा। चलिए, ये ऑलरेडी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे एक बार हम लोग रिवाइज कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑक्टाहेड्रल का हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है वो है FeCN6 और इसके ऊपर -4। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 2 3 4 आपका ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये मतलब d ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, कितने हैं, d ऑर्बिटल्स हैं। अब हमारा जो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये कैलकुलेट कर लीजिए, आपको +2 ही आएगा। ठीक है, +2 आ जाएगा, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। आपका जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका 4s0 और 3d कितना आएगा, 6 आएगा। तो जो इनको हम लोग अरेंज करेंगे, क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल है तो 2 ऊपर और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 नीचे। ये हो गया आपका डेटम लाइन, ये क्या हो गया आपका 1 2 और 3। ठीक है, तब क्या है, थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, तब क्या है आपका 1 2 और 3। ठीक है, तब क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन है आपका, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6। ठीक है, क्या हो गया, पेयरिंग हो गया। क्यों पेयरिंग हुआ, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। वही पुराना बीवीटी वाला कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रहेगा तो क्या होगा, पेयरिंग होगा। क्या होगा, पेयरिंग होगा। तो पेयरिंग हो गया, मतलब आपका जो है ऊपर में क्या है, आपका Eg है, ऊपर में आपका क्या है, ये Eg है और नीचे में T2G है। इसी में एनर्जी, अगर इसके एनर्जी की बात करें तो ये कितना था, -0.4। अब देखिए अभी हम अरे वही चीज़ है, -2/5, तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं ना, -0.4, ये भी तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तब क्या है, यहाँ पे ये प्लस में कितना था, ये 3 कितना था, 5, या कह सकते हैं 0.6। ठीक है, तब अगर इसके एनर्जी की बात करें, मतलब हम लोग स्पिन की बात करें तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, आपका क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। और यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा क्या, नहीं। तो ये जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, वो डायमैग्नेटिक होगा। क्या होगा आपका, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो पेयरिंग एनर्जी है वो क्या है, आपका ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो किससे है, आपका ज़्यादा है। किससे, स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग से ज़्यादा है। मतलब ऑक्टाहेड्रल का जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो पेयरिंग से ज़्यादा है, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे पेयरिंग हो गया। क्या हो गया, पेयरिंग। जितना पेयर करने के लिए एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा है। ये यहाँ से भी पता चल गया, तो हम लोग यहाँ से भी पेयरिंग कर दिए। समझ में आया। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखिएगा कैसे लिखना है। ठीक है, कि आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स तो आपका कह सकते हैं कि यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये तो आप पेयरिंग डायमैग्नेटिक तो लिखे हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन को सजाने के बाद। अगर सेम कंपाउंड आप देखिए CN ये 6 हो जाए और यहाँ पे क्या रहे, -3 रहे। जब -3 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे +3 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 4s0 और 3d क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। तब अगर स्प्लिट करेंगे 1 2 3 4 5, तो इस तरह से 2 ऊपर जाएगा और यहाँ पे आपका 3 जो है ना आपका नीचे आएगा। तब क्या कर सकते हैं, 3 जब नीचे आ गया तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑलरेडी है कितने डी में, 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5, ये पूरा पेयरिंग हुआ क्या, नहीं हुआ। हम यही कह रहे थे, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार पेयरिंग सारा ही पेयरिंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक अनपेयर्ड है। तो ये जो है आपका, यहाँ भी आप यही लिखिएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था तो डायमैग्नेटिक था। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा,
पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। समझ में आएगा। अब यहाँ भी पेयरिंग हो रहा है, मतलब आपका जो पेयरिंग एनर्जी है वो क्या है, कम है। किससे, डेल्टा नॉट जो है वो स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल का जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या है आपका, ज़्यादा है। क्या है आपका, ज़्यादा है, तभी ना पेयरिंग हुआ। मतलब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। इसी के बारे में आप 3 तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये पूछा जाता है आपका इवन एडवांस में, ये मल्टीपल आंसर क्वेश्चन में जो है ना इस तरह से आपको दिया रहेगा। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा ही आएगा। ये तो रहा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के साथ। अगर वीक लिगेंड्स की बात करें, अब ध्यान दीजिएगा, अगर वीक लिगेंड्स की बात करें तो आपका एक कंपाउंड ये भी है कि Fe F6 और कितना है माइनस आपका, सॉरी माइनस कितना है आपका 4 है। तब यहाँ पे जो ये ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो +2 हो जाएगा। आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट वाला जो हो जाएगा वो 4s0 और 3d क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3d क्या हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे एनर्जी निकालने के लिए बाद में हम कैलकुलेट करेंगे, एक फार्मूला है कि एनर्जी कैसे निकालेंगे, और बहुत सारा PYQ भी करेंगे, चिंता नहीं करना है। अभी समझ लीजिए कैसे हम लोग लिखते हैं। तब क्या है यहाँ पे, क्या है वीक लिगेंड से हमको पता है, मतलब पेयरिंग नहीं होगा, मतलब 1 2 3 4 5 और तब यहाँ पे आएगा 6। समझ में आया, कोई दिक्कत। मतलब अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, जैसे हम लोग डी ब्लॉक में भरते थे 1 2 3 4 5 और तब पेयरिंग होगा यहाँ से। समझ में आया। तब है यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यही सब कहलाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कहलाएंगे, पैरा मैग्नेटिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक कहलाएंगे। मतलब यहाँ पेयरिंग नहीं हुआ तो जो ऑक्टाहेड्रल का जो एनर्जी है वो क्या है, पेयरिंग एनर्जी से क्या है, कम है। पेयरिंग एनर्जी से कम है, मतलब जो एनर्जी है आपका स्प्लिटिंग का वो जितना पेयरिंग एनर्जी का मिलना चाहिए उतना नहीं है, तो पेयरिंग होगा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे बच्चा लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, उनको लगता है कि पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है तो पेयरिंग हो जाएगा। पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग एनर्जी से क्या है, ज़्यादा है पेयरिंग। भाई पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है मतलब पेयरिंग होगा ना, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है मतलब ये कम है ना, तो एनर्जी नहीं ना मिला। मतलब आप ऑटो पे जा रहे हैं, उसका मिनिमम भाड़ा मान लेते हैं 10 रुपया, क्या है 10 रुपया, आपके पास 10 रुपया से कम है, क्या है उसका जो भाड़ा है, उसका जो भाड़ा है 10 रुपया है। कितना है 10 रुपया, और आपके पास 10 रुपया से कम है, जा पाइएगा बैठ पाइएगा, नहीं बैठ पाइएगा। आपके पास जो पैसा है वो इससे ज़्यादा है, क्या है इससे ज़्यादा है, जितना इसको चाहिए उससे ज़्यादा है, आप आराम से बैठ सकते हैं। वही है कि पेयरिंग एनर्जी से ये एनर्जी ज़्यादा रहना चाहिए तभी पेयरिंग होगा, ठीक है। और नहीं तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स को देख लीजिए। अब है कि फिर ये क्यों दिखला रहे हैं, ऑलरेडी हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स देख लिए हैं, तो फिर ये तो आसानी से बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। ये तो हम लोग जान रहे हैं ना कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है जाना पहचाना है। कोई ऐसा लिगेंड्स मिल जाए कि आप इसको स्ट्रॉन्ग है कि वीक है तो आप पहचान नहीं पाइएगा। अब जब पहचानिएगा नहीं तो कैसे बता पाइएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है कि वीक फील्ड लिगेंड्स है, आपका हाई कॉम्प्लेक्स स्पिन बनेगा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, नहीं जान पाइएगा। तब वहाँ एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ता है और देखना पड़ता है, तो उस केस में है वो भी हम लोग करेंगे इसके बाद, ठीक है। तब हम लोग कुछ बेसिस पे अगर हम लोग मैग्नीट्यूड देखें किसका, CSFE का, ठीक है, एनर्जी क्रिस्टल CFSE, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड यहाँ पे S से स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो पहला जो है कि ऑक्टाहेड्रल का जो एनर्जी होता है स्प्लिटिंग का, वो टेट्राहेड्रल से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पे इसीलिए अभी हम लोग फार्मूला भी लिखे, क्या लिखे थे, ये आपका लिखे थे 4/9 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, 4/9, ये 9 है आपका, ठीक है। तब हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, अगर ऑक्टाहेड्रल बन रहा है हमारा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारा का फॉर्मेशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हमारा क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, क्या है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, तो उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, मतलब उसका जो एनर्जी है क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। किससे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं लिखे ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। किससे, वीक फील्ड
लिगेंड से। मतलब देखिए स्ट्रॉन्ग का ऑक्टाहेड्रल का ज़्यादा है, अगर ऑक्टाहेड्रल ही दोनों कॉम्प्लेक्स है तब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो उसका एनर्जी ज़्यादा, वीक फील्ड है तो उसका एनर्जी कम। समझ में आया। और एक चीज़ देखते हैं कि अगर मेटल जो है आपका, मेटल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या लिख सकते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका जो क्या है आपका ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड, किससे, जो मेटल है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब अभी आयरन की बात कर रहे थे हम लोग, आयरन +2 का भी देखे और आयरन +3 का भी देखे। तो आयरन है लिगेंड सेम है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, तब किसका ज़्यादा होगा। अब इसमें भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, इसमें भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, तब किसका ज़्यादा होगा इन दोनों में, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा होगा। क्या लिख सकते हैं, मेटल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया, कोई दिक्कत। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आयरन +3 अगर सेम लिगेंड्स है तब, लिगेंड्स हायर लिगेंड्स है या स्ट्रॉन्ग कहिए या वीक कहिए तब अगर ज़्यादा है। अगर आप नहीं पहचान लिगेंड सेम है, जैसे FeCN यहाँ 6 कर दिए, यहाँ पे -3 कर दीजिए और ये FeCN 6 कर दीजिए और यहाँ पे -4 कर दीजिए। ये कितना है, -3 है तो आपका कितना है, ये +3 वाला है, +3 है और आपका यहाँ पे -4 है तो ये कितना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि इसका एनर्जी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ज़्यादा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। तब है यहाँ पे, तब यहाँ पे है कि एक और है आपका पोजीशन। आपका क्या है, पोजीशन। तो पोजीशन ध्यान दीजिएगा, अगर पोजीशन की बात करें तो 3D से ज़्यादा आपका 4D में रहेगा, 4D से ज़्यादा आपका 5D एलिमेंट्स का रहेगा। समझ में आया। ठीक है, स्टेबिलिटी भी आपका मतलब इंक्रीज कर रहा है और आपका जो मैग्नीट्यूड है एनर्जी का वो भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तब है कॉम्प्लेक्स का कलर। अब कलर है तो कलर क्यों होता है, देखिए कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स वो किसके कारण होता है, तो डी ट्रांजिशन के कारण होता है। किसके कारण होता है, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के कारण ही आपका क्या होता है, कलर होता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन। अब कौन किस कलर में चेंज करेगा, आपका कॉम्प्लेक्स है और वो किस कलर में चेंज करेगा, इसके लिए एक आपका रिंग बना के यहाँ पे दिखलाया गया है। एक आप सर्कल बना दीजिए और उसको इस तरह से जो है ना आप भाग में जो है ना आप बांट सकते हैं। ठीक है, ऐसे बांट दीजिए। ठीक है, तब देखिए, तब है आपका, हम जिससे लिखेंगे उसका ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे R से आपका रेड और G से आपका क्या हो गया, ग्रीन, आपका O से ऑरेंज और आपका B से क्या हो गया, आपका ब्लू, और आपका V से वायलेट और ये से क्या हो गया, येलो। ठीक है, येलो। अच्छा, सब तो एक ही कलर से लिख दिया, नहीं अलग अलग लिखना था, तब आप पहचान पाते कि ये ऑरेंज है तो ये आपका ब्लैक कर दीजिए और ये आपका येलो है तो ये। एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसे तो याद ही करना पड़ेगा। मतलब अगर आपका कॉम्प्लेक्स जो है ना रेड कलर में है तो वो अगर चेंज करेगा तो किस में करेगा, ग्रीन में। अगर ग्रीन में है तो चेंज करेगा रेड में। आपका येलो में है तो वायलेट में, वायलेट में है तो येलो में, रिएक्शन करने के बाद, ट्रांजिशन होने के बाद। आपका ऑरेंज में है तो किस में होगा, ब्लू में। समझ में आ रहा है। मतलब अगर हम कहें कि वायलेट जो है एब्जॉर्ब कर रहा है किसको, येलो कलर को। ठीक है, येलो कलर को, और रेड एब्जॉर्ब करेगा किसको, ग्रीन कलर को। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जो वायलेट है एब्जॉर्ब किसको, आपको वायलेट जो है ना येलो कलर को। तो आप कह सकते हैं वायलेट को वी एब्जॉर्ब किसको, वाई को, वायलेट। तो आप कह सकते हैं कि जो रेड है ना वो एब्जॉर्ब कर रहा है किसको, ग्रीन को। उसी तरह से कहते हैं कि जो ऑरेंज है वो एब्जॉर्ब कर रहा है किसको, बी को। तो ये रहा आपका कलर का। कलर पे भी हम लेके आएंगे अलग से, कलर पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ये बस बेसिक जानकारी था जहाँ से कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी को हम लोग, एनर्जी को हम लोग समझ सकें। ठीक है, तब क्या है कि अगले सेक्शन में इसका हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे कि PYQ में अभी तक का आपका नीट में और एडवांस में, जेई में क्या पूछा गया है, नीट जेई और एडवांस में आपका क्या क्या पूछा गया है। तो थोड़ा हम बने रहेंगे आप चैनल के साथ, और आपको अगर प्रॉब्लम होगा, अगर समझने में यहाँ से दिक्कत
दिक्कत हुआ है तो आप फिर से मैसेज करिए, हम लोग अगले सेशन में आएंगे, उस वीडियो को भी देखिएगा। अगर वहाँ समझने के बाद भी अगर दिक्कत हो तब आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिए और बने रहिए, पढ़ाई कीजिए। फिर से हम कह रहे हैं एनसीईआरटी को फॉलो हमेशा कीजिए, हमेशा पढ़िए, बुक जरूर पढ़िए, चाहे कितना भी वीडियो देख लीजिए, कितना भी कोचिंग कर लीजिए, आप एक बार बुक रीड करने का आदत जरूर डालें, रूटीन में अपने शामिल करें बुक रीड करने का। आप समय निकाल के, आपको बेहतर रिजल्ट होगा आपका। ठीक है, थैंक यू।